आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लगता होगा ना कि हिंदी ग्रामर में संज्ञा यानी नाउन्स बस रटने वाले कुछ बोरिंग नियमों की एक लिस्ट है। लेकिन आज हम इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। असल में ये हमारी भाषा के बहुत ही डायनामिक और रूप बदलने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये नामकरण का वो छिपा हुआ सिस्टम है जो हमारी पूरी दुनिया को एक मतलब देता है। ठीक है, तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। जरा इस शब्द के मूल पर गौर कीजिए। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा, जिसका सीधा सा मतलब है सम्यक ज्ञान कराने वाला। आप इसे ऐसे समझिए कि ग्रामर का ये हिस्सा सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी उस ताकत के बारे में है जिससे हम अपने आसपास की असलियत को पहचानते हैं, उसे एक नाम देते हैं। आज के हमारे इस सफर में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नामकरण की ताकत के बारे में, फिर दुनिया को कैटेगराइज करने का तरीका समझेंगे। उसके बाद मटीरियल्स और ग्रुप्स, भावनाओं की अदृश्य दुनिया, नए शब्दों को गढ़ने की कला, और सबसे आखिर में ग्रामर के उन बहरूपियों को देखेंगे जो मिनटों में अपना रूप बदल लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, नामकरण की शक्ति यानी वास्तविकता को समझना। ग्रामर का सबसे पहला और जरूरी काम क्या है? यही ना कि हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे हम समझें और उस पर एक ऐसा लेबल लगा दें जिससे सब उसे पहचान सकें। ऐतिहासिक रूप से देखें तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते थे और अर्थ के आधार पर आज भी उनका महत्व है। लेकिन भाषा हमेशा खुद को आसान बनाती है, इसलिए आधुनिक वर्गीकरण ने इसे सिर्फ 3 मुख्य प्रकारों में समेट दिया है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, दुनिया का वर्गीकरण यानी शब्दों की हायरार्की। अब जब हमने दुनिया की हर चीज को नाम दे ही दिया है, तो अगला कदम है उन्हें अलग अलग खानों में बांटना। करोड़ों नामों को व्यवस्थित करने के लिए भाषा एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाती है। ये काफी हद तक एक सिंपल सी हायरार्की है। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक, जो किसी एक खास चीज या व्यक्ति की पहचान है। फिर है जातिवाचक, जो उन बड़ी बड़ी श्रेणियों को बताता है जिन्हें हम बहुवचन में बदल सकते हैं। और तीसरी है भाववाचक संज्ञा, जो पूरी तरह से हमारी भावनाओं और हमारी अवस्थाओं के लिए रिजर्व्ड है। और ये चीज़ इस पूरे सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक तरफ हमारे पास बिल्कुल सटीक और विशिष्ट पहचान है, जैसे गंगा, हिमालय या जयपुर, ये अपने आप में सिर्फ एक हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास बड़ी और व्यापक श्रेणियां हैं, जैसे नदी, पर्वत और नगर। विशिष्ट पहचान वर्सेस व्यापक श्रेणी, और यही भाषा के स्ट्रक्चर को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। अब आते हैं नंबर 3 पर, सामग्री और समूह यानी कैटेगरी के अंदर की कैटेगरी। वर्गीकरण का काम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा की इस बड़ी सी छतरी के नीचे कुछ बहुत ही कमाल की सब कैटेगरीज बड़े आराम से बैठी हैं। पहली है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें वो सारी फिजिकल चीजें आती हैं जिन्हें नापा या तौला जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी या पानी। और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा, जो इंसानों या चीजों के पूरे ग्रुप को एक साथ दिखाती है, जैसे सेना, पुलिस या कक्षा। असल में ये दोनों ही जातिवाचक परिवार का ही हिस्सा हैं, बस दुनिया को थोड़ा और बारीकी से बांट देती हैं। नंबर 4, भावनाओं का संसार यानी भाववाचक संज्ञाएं। फिजिकल दुनिया से निकलकर अब हम उस दुनिया में आ गए हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भावनाओं और अवस्थाओं की दुनिया। सच कहूं तो यहीं से ग्रामर सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहां हम सिर्फ बनी बनाई कैटेगरी नहीं देख रहे हैं, बल्कि नए शब्द बनते हुए देख रहे हैं। ये एक तरह का मैजिक है, ग्रामर की कीमिया है, जहां रोजमर्रा के शब्द किसी गहरी भावना में बदल जाते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। नंबर 5 में नए शब्दों का निर्माण यानी ग्रामर की कीमिया। यह शब्द कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो एक कच्चे माल की तरह काम करते हैं। आप उन्हें जोड़कर एकदम नए मतलब निकाल सकते हैं। जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। हमने एक नॉर्मल सा सर्वनाम लिया, अपना, फिर उसमें पन नाम का एक सफिक्स यानी प्रत्यय जोड़ दिया, और रिजल्ट हमें एक बिल्कुल नई भाववाचक संज्ञा मिल गई, अपनापन। अगर आपको ये नियम पता है तो आप बड़ी से बड़ी और कॉम्प्लेक्स भावनाओं को भी एकदम सटीकता से बयां कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमारे पास कई सारे सफिक्स हैं जो एकदम ग्रामर के गोंद की तरह काम करते हैं, जैसे ता, त्वा, पन, आस, आवट, आहट और ई। मिठास या घबराहट जैसे शब्द इसी तरह तो बनते हैं।
ये छोटे छोटे सफिक्स हमारे कम्युनिकेशन के बहुत जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अब आते हैं नंबर 6 पर, व्याकरण के बहरूपिये, जहां कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अभी तक हमने जो भी पक्के नियम बनाए हैं ना, अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मजे की बात यह है कि ग्रामर सिर्फ इस बात से नहीं चलती कि कोई शब्द डिक्शनरी में क्या है, बल्कि इस बात से चलती है कि वो किसी वाक्य में काम क्या कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट बदलते ही शब्द अपनी पूरी पहचान बदल लेते हैं, बिल्कुल किसी बहरूपिये की तरह। जरा इस वाक्य को सुनिए, तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। अब हम सब जानते हैं कि हरिश्चंद्र किसी का नाम है, यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इस वाक्य में यह किसी एक इंसान को नहीं बता रहा, यहां यह सच्चाई के एक यूनिवर्सल गुण को दर्शा रहा है। तो ऐतिहासिक संदर्भ से हटकर यहां इसने पूरी तरह से एक जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लिया है। एक खास नाम एक यूनिवर्सल सिंबल बन गया है। और पता है, ये बदलाव उल्टी दिशा में भी काम करता है। अब इसे देखिए, पंडित जी हमारे देश के प्रथम पीएम थे। पंडित शब्द अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है जो एक पूरी कैटेगरी को बताता है, लेकिन इस वाक्य में कॉन्टेक्स्ट के कारण ये शब्द सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐतिहासिक शख्सियत के लिए फिक्स हो गया है, यानी यहां ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां अदृश्य चीजें मूर्त श्रेणियों में बदल जाती हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कोई ऐसी भावना जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कभी एक फिजिकल रियलिटी बन सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल। ग्रामर का एक नियम कहता है कि जब आप किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना देते हैं, जैसे बुराई को बुराइयां या दूरी को दूरियां कह देते हैं, तो वो सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, वो एक जातिवाचक संज्ञा बन जाती है जिसे गिना जा सकता है। भाषा का ये लचीलापन वाकई में कमाल का है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। अगली बार जब आप कुछ बोलें या पढ़ें तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये बहरूपिये शब्द हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रहे हैं।